नमस्कार, मैं जनता बताऊँ जिस तरीके से हम पहले से आपको बताते रहे कि किसान कानूनों को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दोहरा खेल खेलती आ रही हैं और इस कड़ी में सबसे ज़्यादा दोहरा खेल खेला है या फिर आप कहें कि सबसे ज़्यादा दोगलापन दिखाया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। ये बात सिद्ध करने के लिए हमारे पास कई सारे कारण हैं और एक बड़ा कारण है पंजाब के खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशू द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये स्वीकार किया है कि पंजाब के अंदर नए कृषि कानून के तहत धान और गेहूं की खरीद की गई है पिछले 3 महीनों के दौरान। और इसका लेखा जोखा देते हुए भारत भूषण आशू ने यह भी बताया कि इस सत्र में जो रिकॉर्ड खरीद की गई है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। धान की अगर बात की जाए तो 202.78 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की गई है और दूसरी तरफ गेहूं की अगर बात की जाए 127.11 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। और ये सब संभव हुआ है नए कृषि कानूनों का लागू होने के बाद। अब इस पर आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो बड़ी बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में 3 निंदा प्रस्ताव या कहे कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार लाई थी, तीनों कानूनों के खिलाफ एक नोटिफिकेशन कहे या प्रस्ताव पारित कराया था और इसको भेजा था राज्यपाल के पास में। राज्यपाल वीपी सिंह बारनोडन ने इसको खारिज कर दिया था। उसके बाद अमरिंदर सिंह राष्ट्रपति से मिले थे और ये मांग की थी कि जो नए प्रस्ताव पंजाब सरकार ने पास किए हैं उनको लागू करवाया जाए। यानी कि सीधे तौर पर विधानसभा में और बाहर आकर कैप्टन ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो पंजाब में तीनों कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ व्यवहारिक तौर पर पंजाब सरकार इन तीनों कानूनों में से जो पहला कानून है जिसका सबसे ज़्यादा विरोध किया जा रहा है एमएसपी को लेकर, उसी कानून के तहत अपने राज्य में 3 महीने तक खरीदारी करती है और उसका फिर बाद में ढिंढोरा भी पीटा जाता है। ये सच्चाई है पंजाब सरकार की, ये सच्चाई है कांग्रेस की। अब यह सवाल उठता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने राज्य में हो रही इतनी बड़ी खरीद का कोई अता पता नहीं था, क्या जानकारी नहीं थी? तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की देखरेख में ही ये हो रहा था। भारत भूषण आशू उनके खास मंत्री हैं और इतने बड़े स्तर पर पूरे पंजाब के अंदर जो सेंटर बनाए गए थे, 4000 से ज़्यादा सेंटर थे गेहूं की खरीद के लिए और उसी तरीके से धान की खरीद के लिए भी अतिरिक्त सेंटर बनाए गए थे। निश्चित तौर पर यह सारी जानकारी अमरिंदर सिंह को थी और अमरिंदर सिंह सीधे तौर पर नहीं तो परोक्ष रूप से सोनिया और राहुल के खिलाफ बगावत करते हुए इस मामले में साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी अभी बयान दिया कि ये तीनों कानून जो पास हुए हैं काले कानून हैं और उनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी इस तरीके की गीदड़ भभकियां देने के बाद अपनी नानी के घर चले गए थे छुट्टी मनाने के लिए। वो भी यही कह रहे थे कि ये जो तीनों कानून हैं वो काले हैं और इन काले कानूनों को आपको वापस लेना पड़ेगा। इस तरीके की बातें राहुल सोनिया कर रहे थे। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले इस आंदोलन को शुरुआत से बढ़ावा दे रहे थे और बढ़ावा देते देते वो इसको दिल्ली ले आए। दिल्ली लाने के बाद में एक बयान देकर वो पंजाब गए थे और उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म न किया गया तो ये पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। कुछ ऐसी ही बातें रवनीत बिट्टू नाम के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते और कांग्रेस के वर्तमान सांसद ने भी कही थी और ये कहा था कि खालिस्तानियों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, किसानों की अब इसमें नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये कानून इतने ही काले थे, इतने ही किसान विरोधी थे, तो फिर पंजाब सरकार ने जो कृषि खरीद का कानून है, खरीद को लेकर जो कानून में बदलाव किया गया था, उसके तहत इतनी बड़ी खरीदी क्यों की है और फिर उस खरीदी को कर भी लिया तो उसका ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है और उसको अपनी उपलब्धि के तौर पर क्यों बताया जा रहा है? पंजाब सरकार के मंत्री ने कहा कि ये बहुत बड़ी खरीद हुई और हमें पता है कि ये केवल पंजाब के किसानों ने ही गेहूं और धान नहीं बेचा है, बल्कि आसपास के अन्य राज्यों के आए हुए किसानों ने भी हमें गेहूं और धान बेचा है। ऐसा करना तभी संभव हो सकता है जब जो केंद्रीय कानून है जिसमें बदलाव किया गया है, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन
एवं सुविधा विधेयक 2020 इसको लागू किया गया है सीधे तौर पर। और एक जो दूसरे सचिव थे उन्होंने इसका जवाब जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जो तीनों कानून हैं उन्हें लागू करने के लिए किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उन्हें कैसे भी लागू कर सकती है क्योंकि वो केंद्र से पहले ही पारित हो चुके हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस का खेल आपकी समझ में आ गया होगा। कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि केंद्र सरकार ने जो कानून लागू किए हैं वो गलत है, दूसरी तरफ कांग्रेस जब सत्ता में थी तो इसी तरीके के कानून लाने की कोशिश तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार के माध्यम से कराई जा रही थी। तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे जा रहे थे, उनसे जवाब मांगे जा रहे थे और उनसे कहा जा रहा था कि इस पर सहमतियां बनाएं जिससे किसानों को फायदा हो सके। क्योंकि पहले ये होता था कि जो एपीएमसी हुआ करती थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी कमेटी, उसी के माध्यम से किसान मंडी समिति के अधिकारी के सामने और जो रजिस्टर्ड आड़तिये थे उनके माध्यम से अपनी उपज बेच सकता था और उसमें बहुत बड़ा घपला होता था। आड़तिया और मंडी अधिकारी मिलकर दोनों किसान को उसकी कीमत नहीं मिलने देते थे, उसकी उपज में तमाम कमियां बताकर उसको सस्ते दर पर बेचने के लिए मजबूर कर देते थे। इस सारी चीज़ों को लेकर तमाम सालों से किसान अपनी मांग उठा रहे थे और उसी के तहत ये बदलाव हुए। लेकिन चूंकि ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार ने किए इसलिए कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई और कांग्रेस ने सबसे पहले इनका विरोध करना शुरू किया। और बाद में जो आड़तिया मंडी माफिया थे उन्होंने भी किसानों को, जो बड़े किसान थे या फिर जो किसान कम व्यापारी ज़्यादा थे, उनको इस बात के लिए आगे किया और वो लोग इसका विरोध करने लगे कि ये जो कानून पास हुए हैं निश्चित तौर पर किसानों के अहित करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि पंजाब के खुद के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है और राज्य को भी बहुत फायदा हुआ है क्योंकि हमारी जो खरीद है वो पिछले सालों के मुकाबले और कोरोना के बावजूद ये जो एक बढ़ोतरी हुई है। आप इसमें एक बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि कोरोना का काल चल रहा था, उस काल के होते हुए भी इतनी ज़्यादा बड़े स्तर की खरीदी होना ये इस बात का संकेत है कि निश्चित तौर पर जो कानून पास किए गए हैं वो किसानों के हित में है और किसान इसका फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा जो कानून है किसानों का कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, उसको लेकर पंजाब में कई जगह कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है, महाराष्ट्र में पहले से कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है और सरकार ने इसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या जो प्रोसेसर है या जो बड़ा रिटेलर है उसको कोई फायदा देने के लिए संशोधन नहीं किया है। जो संशोधन किए गए हैं वो किसानों के हित में किए गए हैं। किसान अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ सकता है और इसको लेकर पहले किसान पर जुर्माना हो सकता था, लेकिन अब किसान के ऊपर कोई जुर्माना नहीं हो सकता है। दूसरे इसमें एक और फायदे की बात की गई कि अगर फसल का जो रेट तय होता है कॉन्ट्रैक्ट में उससे रेट बढ़ जाता है तो किसान पहले उसका फायदा नहीं ले सकता था, लेकिन अब उस एक निश्चित रेट के बाद में अगर ज़्यादा रेट जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मिलता है, जो पार्टनर है किसान का उसको मिलता है, तो किसान को उसमें से बोनस भी मिलेगा। तो सीधे तौर पर ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का कानून है ये भी अपने आप में किसानों के हित की बात करता है। और जैसा कि अफवाह उड़ाई जा रही थी कि रिलायंस कंपनी इस तरीके से किसानों की ज़मीनों में कॉन्ट्रैक्ट करके घुस जाएगी, रिलायंस पहले ही क्लियर कर चुकी है कि उनका एग्री कॉन्ट्रैक्ट में घुसने का कोई इरादा नहीं है और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा जो कानून है जो उपज को लेकर, जो कृषि उपज के आवश्यक वस्तु अधिनियम से उसको हटाने की बात जो हुई, जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुएं थी। पहले ये होता था कि इनका भंडारण भी अपराध था और उनकी खरीद फरोख्त करना भी किसान के अलावा अगर कोई करता था तो उस पर एक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती थी। सरकार ने अब इसको बदलाव किया और खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इसको लेकर बिल पास कराया लोकसभा से। जैसा कि कहा जा रहा है 2 बिल कृषि मंत्री ने पास कराए थे और 1 खाद्य आपूर्ति मंत्री ने पास कराया था और इसी वजह से ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन चूंकि कृषि से जुड़ा हुआ है इसके तहत कारण ये बताया गया था और इसके पीछे कारण जो बताया गया वो वाजिब कारण है और वास्तविक कारण है कि देश में चाहे अनाज हो, दाल हो, तेल हो, कुछ भी हो, इनका जो उत्पादन पहले होता था उससे
ज़्यादा सरप्लस में उत्पादन हो रहा है और कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कृषि की कि सरप्लस में उत्पादन होने से उनके भंडारण की समस्या पैदा होती है, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम होते हैं, ये जल्दी खराब होने वाले आइटम होते हैं और हर किसान के पास में उनके भंडारण की सुविधा नहीं हो सकती, उनके पास में कोल्ड स्टोरेज नहीं हो सकते। और अगर इसमें जो बड़े व्यापारियों को या ऐसे लोगों को जो प्रोसेसर हैं उनको अगर छूट दे दी जाए कि वो खरीद करके अपने हिसाब से उसका भंडारण कर सकें, अपने हिसाब से उसको फर्दर बेच सके, तो निश्चित तौर पर किसान को भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। और इसीलिए ये कानून बनाया गया और इसके तहत जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चीज़ें आ रही थी पहले, उनको हटा दिया गया। अब ये कर दिया गया है कि अगर विशेष परिस्थितियाँ, बहुत ज़्यादा संकट की परिस्थिति नहीं हो तो खाद्य वस्तुओं को, जो कृषि वस्तुओं को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, खुले बाजार में बेचा जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है और उसका भंडारण भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से किसान विरोधी एक जो मुहिम चली और किसान विरोधी कानून बताकर इनका विरोध किया जाने लगा, उन लोगों का ये मानना है कि अगर ये छूट दी जाएगी तो बड़े बड़े कॉरपोरेट तमाम किसानों की उपज को सस्ते में खरीद लेंगे और बाद में जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो फिर उसको महंगे में बेचेंगे। लेकिन जैसा सबको पता है कि ज़्यादातर जिन चीज़ों में खुली आपूर्ति की सुविधा होती है, जहाँ पर ज़्यादा उत्पादक होते हैं, ज़्यादा खरीदार होते हैं, तो उन चीज़ों के जो रेट हैं वो हमेशा स्थिरता के आसपास रहते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में अगर कभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और कभी बहुत कम होता है तो उनका जो रेट है वो फ्लक्चुएट करता है। जैसा बारिश के मौसम में सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, उसको लेकर तमाम हाय तौबा की जाती है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि अगर सब्जियों को स्टोर करने की सुविधा तमाम जगहों पर होगी तो फिर जो रेट में बहुत ज़्यादा अंतर आता है वो अंतर नहीं आएगा और इससे किसान को भी फायदा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने की स्थिति में उसे बहुत सस्ते में अपनी जो फसल है उसको बेचना पड़ता है और बहुत कम उत्पादन की स्थिति में उपभोक्ता बहुत ज़्यादा नुकसान में रहता है, उसको बहुत महंगी दर के ऊपर ये सारी खरीद करनी पड़ती है। ये सारे आर्थिक रूप के आंकड़े हैं जिनको आम आदमी इतनी आसानी से समझ नहीं पाता और यही वजह है कि किसानों को इन आंकड़ों में उलझाकर किसान विरोधी कानून बताकर केंद्र सरकार ने जो 3 कानून पास कराए हैं, कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही राज्य पंजाब में जिस तरीके से इन कानूनों को लागू कर रही है और उसका ढिंढोरा पीट रही है, उससे स्पष्ट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीति क्या है, उनका किस तरीके से दिखावा अलग है और हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो परिवार है, परिवारवादी जो तंत्र है, वो चाहे सोनिया हो, राहुल हो, काले कानून बताकर इन कानूनों के ऊपर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पंजाब में इनको लागू कराकर अपनी पीठ खुद भी थपथपा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह जो नया खुलासा हुआ है उसके बाद कांग्रेस पार्टी को जवाब देना भारी पड़ेगा और इसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोदी मिले हुए हैं, कैप्टन जो दिखावा कर रहे हैं कि किसान कानूनों के खिलाफ है वो, लेकिन अपने ही प्रदेश में वो तीनों कानूनों को लागू कर चुके हैं और इसका सबूत पंजाब के जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं भारत भूषण आसू, उनके बयानों से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।